ली चिटरले प्रिंसिपल में जैसे कि इक्विलिब्रियम है ना, तो इक्विलिब्रियम स्टेट का आना मतलब किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अगर हम बोलें कि उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन सी होगी, तो इक्विलिब्रियम स्टेट मोस्ट स्टेबल स्टेज होती है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। क्या होता है? इक्विलिब्रियम स्टेट है अगर, तो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए मोस्ट स्टेबल स्टेज रहती है। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा इक्विलिब्रियम स्टेट खत्म हो जाए। लेकिन अगर आपने कुछ चेंजेस कर दिए, तो चेंजेस कैसे कर सकते हो सकता है कि आप प्रेशर चेंज कर रहे हो, वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, या फिर टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, या फिर मोल्स या कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन कुछ आपने बढ़ा दी, कम कर दी, या फिर कोई आपने इनर्ट मटेरियल ऐड कर दिया। मतलब ये सारी चीजें अगर आप करते हो कुछ उसमें, तो इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन आपका क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाता है। अब अगर इक्विलिब्रियम स्टेट आपकी डिस्टर्ब हो गई है, तो फिर रिएक्शन में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे आपने जो चेंज किए हैं वो चेंजेस नलिफाई हो जाए। उसी को ही ली चटरल प्रिंसिपल में पढ़ते हैं। एक बार फिर से बोल रही हूं कि इक्विलिब्रियम स्टेज ऑफ एनी रिवर्सिबल रिएक्शन इज द मोस्ट स्टेबल स्टेज, एंड if any change is made by changing pressure, volume, temperature, mole, concentration, addition of inert material, then equilibrium of the reaction will be disturbed and reaction will move in the reaction, उस डायरेक्शन की ओर जाएगी जिस डायरेक्शन में आपके चेंजेस किए गए, जो भी वॉल्यूम चेंज किया है, टेम्परेचर चेंज किया, जो भी चेंजेस किए उसके अगेंस्ट जाके वो फिर से क्या कर लेगी? अपना इक्विलिब्रियम स्टेट फिर से डेवलप कर लेगी या अचीव कर लेगी। तो उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर अगेन इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाए और इफेक्ट आपका नलिफाई हो जाए। इसी को ही ली चटेरियल प्रिंसिपल ने समझाया था। अब आपने इतनी सारी बातें बताई, तो हम वन बाय वन चीजें देखेंगे कि सबसे पहले की इफेक्ट ऑफ मोल, इफेक्ट ऑफ मोल और कंसंट्रेशन। अगर आपने मोल या कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, कम कर दिया, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? तो देखो, जैसे कि मेरे पास में कोई रिएक्शन है A प्लस बी और ये है C प्लस डी। अब आपका ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे, हमने ये मान रखा है कि ये क्या है? आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट पे ही है। अब अगर आपने ऐसा कुछ चेंज किया कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपने बढ़ा दी, ये अभी क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ गई है। तो आप क्या कर रहे हो? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन अब आपकी किस साइड जाएगी? अगर आपने ए और बी की कंसंट्रेशन बढ़ाई है तो क्या ज्यादा बनने लगेगा? सी और डी ज्यादा बनने लगेगा। सही है? हाँ। तो अगर आपने मोल्स में आपने बोला कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपने बढ़ा दी, तो आपका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ये होगा कि जो आपकी रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी। अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को कम कर दिया, तो अब इसको कम करा, इसका मतलब इसके प्रोडक्ट के कंपैरिजन में ये कम हो गए, तो अब आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम कर देते हो तो रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। इतना समझ में आता है? ये अपनी कुछ, अगर जो आपने मोल्स या कंसंट्रेशन में कुछ चेंजेस किए, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन या इसके कंसंट्रेशन में, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में, तो जब ये रिएक्शन आपकी आगे पीछे होने लगी, तब आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तब फिर हमें क्या कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे कि जिससे कि फिर से इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए। तो अब यहाँ पे मेरे पास में जैसे क्या होगा, उस चीज को समझना है कि सपोज कि मैंने कंसंट्रेशन ए की बढ़ाई, अभी मैं यहाँ पे मान रही हूं ऐसा है कि सपोज ऐसा हम देख लेते हैं कि ए की कंसंट्रेशन हमने इंक्रीज करी है, तो यहाँ पे मेरे पास में Q का जो Q क्या है? यहाँ पे रिएक्शन क्वोशेंट। इसके लिए क्या एक्सप्रेशन आता था? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ से A और B हो जाएगा। तो ये हमें निकालना होता है। और इसके भी यहाँ पे हम बोलते थे कि रिएक्शन प्रिडिक्शन कर रहे थे ना,
के इक्विलिब्रियम के एप्लीकेशंस में अपन ने प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। तो अगर मेरे पास में Q कंसंट्रेशन ऑफ इसकी बढ़ रही है तो Q का क्या होगा? अगर मैंने A की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो Q तो क्या है, हमारा वेरिएबल है। अब आपके पास में के इक्विलिब्रियम तो चेंज नहीं होगा, ये तो आपका कंसंट्रेशन के से अफेक्टेड नहीं होता है, ये सिर्फ टेम्परेचर से अफेक्ट होता है। लेकिन आपका ये जो Q है ये तो आपका वेरिएबल है, तो इसकी कंसंट्रेशन को कम या ज्यादा करने से क्या होगा, ये आपका चेंज होगा। और Q चेंज होगा तो फिर के इक्विलिब्रियम छोटा या बड़ा हो जाएगा, तो फिर हमारे पास में रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। एग्जैक्टली ये होता है। तो अगर सपोज हमने ऐसा माना कि A की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, A की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो Q क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। Q कम हो जाएगा इसका मतलब क्या है, के इक्विलिब्रियम ज्यादा हो जाएगा। और अगर के इक्विलिब्रियम ज्यादा हो जाएगा तो आपके पास में रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये इसका जो मैंने बताया था कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो उसका ये एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि आपको ये पता है कि के इक्विलिब्रियम तो आपका क्या है, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इनसे क्या चेंजेस होने वाले हैं, इनसे क्या अफेक्ट होगा, अफेक्ट ऑफ मोल्स या अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इसका क्या असर होने वाला है। तो एग्जैक्टली वो किस पे असर होता है, रिएक्शन कोशेंट पे। और अगर हमें पता है कि के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या है, क्यू है, तो ये आपका क्या होती है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है। यहाँ पे फिर हमारे पास में रेट दोनों की क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। बट के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन क्यू, तो आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब सपोज मैंने ऐसा माना कि सी की कंसंट्रेशन को मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मतलब सी की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। तो इफ कंसंट्रेशन ऑफ सी दैट इज प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो क्यू बढ़ेगा। क्यू बढ़ेगा मतलब आपके पास में क्यू ग्रेटर देन हो जाएगा के इक्विलिब्रियम से। तो अब आपकी रिएक्शन कहाँ जाने लगेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी। इतना समझ में आया, यहां तक क्लियर है? हाँ। हाँ। अब देखो एक क्वेश्चन कहता है कि ए सॉलिड टू बी गैस, सी गैस और डी आपका लिक्विड है, ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। Equilibrium of reaction will disturb and at new equilibrium concentration of B is double of initial concentration. Of initial क्या लिखा मैंने, equilibrium of B is double of initial concentration at equilibrium. आगे कहता है what will be new concentration of C at equilibrium compare to original equilibrium. एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। पहले हमारे पास में मतलब ये ऐसा है कि अब देखो इसके लिए हमें केसी के लिए क्या क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, सॉलिड है इसकी कंसंट्रेशन और डी लिक्विड की कंसंट्रेशन, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी, इन्हीं के ऊपर आएगा डिपेंड। तो ये हमारा फर्स्ट इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये अभी क्या बोल रहा है, ऑलरेडी at equilibrium of reaction will disturb and equilibrium of reaction will disturb and एक मिनट, हाँ ठीक है,
एट न्यू, पहले इक्विलिब्रियम पे था, फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, एट न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। तो अपन ने अभी ये मान लिया कि अभी तो मेरे पास में क्या कंडीशन आ रही है कि ये एक्स ही है। तो जब आपका नया कंसंट्रेशन आया, मतलब नया इक्विलिब्रियम बना, मतलब सेकेंड इक्विलिब्रियम पर ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये पहली फर्स्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। सेकेंड इक्विलिब्रियम पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये सेकेंड इक्विलिब्रियम है। तो मैं यहाँ पे मानती हूँ कि अभी मेरे पास में C की कंसंट्रेशन Y है और B की कंसंट्रेशन X, तो इसकी पावर लिखनी पड़ेगी। फिर क्या करो आप, अभी नया कंसंट्रेशन पूछ रहा है, जब डबल हो जाएगी इनिशियल कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, व्हाट विल बी द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम। तो अभी इसे y डेज मान लेते हैं, और ये क्या हो गई, B की डबल हो गई है, तो ट्वाइस x स्क्वायर हो जाएगा। बस y डेज निकाल लो, क्योंकि नया कंसंट्रेशन ही रहेगा आपका। समझा? हाँ, कितना आया, y डेज क्या आया, 4y। 4y। बस ये इस टाइप से। आगे बढ़ते हैं। तो पहला ये हमारा था इफेक्ट ऑफ मोल और कंसंट्रेशन। सेकेंड है हमारे पास में इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए एक साथ ही आएगा, क्योंकि गैसेस के लिए हमें पता है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो जब भी आप ये देखोगे कि प्रेशर का या वॉल्यूम का क्या की वजह से क्या चेंज होने वाले हैं, तो फर्स्ट आपको चेक करना पड़ेगा, यू हैव टू चेक फर्स्ट नेचर और टाइप ऑफ रिएक्शन। किस नेचर की रिएक्शन है या किस टाइप की रिएक्शन है। जैसे डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी 0 भी हो सकता है, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या डेल्टा एन जी लेस देन 0 हो सकता है ना। तो जब भी प्रेशर का इफेक्ट, कि प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अगर ये चीजें पूछे आपसे, तो जैसे कि आपको मोल्स में मैंने बता दिया कि रिएक्टेंट का मोल्स बढ़ेगा तो आपकी जो रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। फिर अगर प्रोडक्ट का बढ़ाया तो बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ऐसे ही वो प्रेशर बढ़ाने पर और कम करने पर पूछता है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम क्या होगा। तो आपको यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा, डेल्टा एन जी, कि डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है। जैसे कि अगर डेल्टा एन जी आपका ग्रेटर देन, सॉरी ये पहला ही वाला केस देखते हैं, ये है। तो अब देखो इस पर मेरे पास में H2 प्लस I2 इस टाइप की कोई रिएक्शन हुई मेरे पास में, तो आपको याद है कि इसमें वॉल्यूम या प्रेशर का कोई भी रोल प्ले नहीं हुआ करता था, है ना। इनके एक्सप्रेशंस में हम कभी भी नहीं लिखते थे कुछ भी, वो कैंसिल आउट हो जाया करता था ना। तो अगर मैं इसके लिए देखूंगी क्यूपी क्या आएगा, तो क्यूपी क्या आएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI का स्क्वायर या कंसंट्रेशन। तो V से डिवाइड नहीं करा है, तो अभी मेरे पास में NH2 इंटू NI2 में लिख सकती हूँ। तो इस टाइप की रिएक्शन अगर डेल्टा NG 0 है तो ये अनअफेक्टेड रहती है प्रेशर एंड वॉल्यूम में चेंज होने पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डेल्टा एन जी 0 है, आप कितना ही प्रेशर बढ़ा दो, कितना ही वॉल्यूम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला केस समझ में आया। अगर आपके पास में कहानी ऐसी है, हाँ, जैसे N2 प्लस थ्राइस H2 ट्वाइस NH3, है ना। अब मेरे पास में किधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है बेटा, ये देखो N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3। मतलब क्या है कि प्रोडक्ट के साइड मोल्स कम है, रिएक्टेंट के साइड ज्यादा है ना, इसीलिए ये आपकी इक्वेशन आई है। हाँ, तो जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्यूपी बढ़ेगा, क्यूपी बढ़ेगा, मतलब क्यूपी, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्यूपी और इसमें दोनों में रिलेशन क्या आ जाएगा, क्यूपी बढ़ेगा या कम होगा,
एक मिनट ये वाला केस देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास में N2 प्लस थ्राइस H2 एंड ट्वाइस NH3 है। तो इस रिएक्शन पे मैं बोल रही हूँ कि मुझे अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया है, या फिर इस रिएक्शन के लिए मुझे कंडीशन ये है कि इसको ऐसे समझते हैं कि मुझे अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ाना है, मतलब रिएक्शन को मुझे किधर लेके जाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, और प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बढ़ाना है, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया आपको इंक्रीज करना है। तो इसके लिए क्या कंडीशन आपको डेवलप करनी पड़ेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मुझे जाने के लिए क्या चाहिए होता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में Q एंड K इक्विलिब्रियम में क्या रिलेशन होना चाहिए? K इक्विलिब्रियम ज्यादा होना चाहिए किससे? Q से, है ना। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना मतलब क्या करना है? अमोनिया के मोल्स बढ़ाने हैं, और अमोनिया के मोल्स बढ़ाने हैं तो मुझे Q मतलब QP और K इक्विलिब्रियम में क्या रिलेशन होना चाहिए? K इक्विलिब्रियम शुड बी ग्रेटर देन QP। ठीक है, तो ये कब होगा? ये तब होगा जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगी। तो प्रेशर बढ़ाऊंगी तो आपका QP क्या हो जाएगा? क्योंकि ये इधर जाता है ना आपके पास में, अपॉन में P आता है। देखो एक्सप्रेशंस में देखें कि P कहाँ आएगा। आपको याद है कि वॉल्यूम, और उसके लिए मैंने ये बताया था कि इसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। अब सोचो जरा कि मैं इसका QP लिखती हूँ तो क्या लिखूंगी? NH3 की कंसंट्रेशन अपॉन में क्या लिखूंगी? N2 और H2। ये आया मेरे पास में। तो अब वॉल्यूम किधर जाएगा? जिधर पावर कम है। पावर किधर कम है? ऊपर। ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूं? ऊपर की ओर V कितना भी हो जाएगा, ये 4 है, इधर 2 है, V स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो मेरे लिए यहाँ पे QP अगर कम करना है तो वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे QP और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर QP बढ़ेगा मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो QP भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मुझे अगर QP बढ़ेगा मतलब ये जो कंडीशन है ये अपनी फिट नहीं बैठेगी यहाँ के लिए। QP बढ़ जाएगा, QP बढ़ जाएगा तो रिएक्शन अभी कहाँ जाने लगेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि वॉल्यूम को मैं कम कर दूं। अगर मैं वॉल्यूम कम कर देती हूँ, वॉल्यूम अपने कम कर दिया तो QP क्या हो जाएगा? इनवर्सली आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है, तो ये इसका एक बढ़ेगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सॉरी, वॉल्यूम को अपन कम कर रहे हैं तो QP भी आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? मतलब मुझे क्या चाहिए? लो वॉल्यूम चाहिए। अब अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर किधर आएगा इस कंडीशन में? इस कंडीशन में मेरे पास में प्रेशर आ जाएगा जिधर वॉल्यूम नहीं है। तो वॉल्यूम अगर ऊपर आ रहा है तो प्रेशर नीचे लेके आऊंगी। तो आप यहां से देख सकते हो कि आपका प्रेशर और QP में क्या रिलेशन है? QP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। सही है, मतलब मुझे इसे कम करना है तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, तो जब भी आपके पास में इस टाइप की कंडीशन आए तो आप क्या करोगे? हाई प्रेशर मतलब प्रेशर बढ़ाओगे और लो वॉल्यूम HPLV लगाओगे। समझ में आई बात? कि अगर हाँ। आपके पास में डेल्टा NG 0 है तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में आपको डेल्टा NG ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि उसका वॉल्यूम के साथ में और प्रेशर के साथ में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे इस वाले केस में हमारे पास में QP क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। और मुझे चाहिए क्या? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि वो क्या बोल रहा है। हो सकता है कि वो ये बोल दे कि मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो फिर इसका उल्टा करना पड़ेगा। लेकिन जनरली जब तक अपने को जो पूरी रिएक्शन या कुछ भी काम कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? प्रोडक्ट चाहिए, अमोनिया का प्रोडक्शन ही चाहिए, या फिर कुछ भी रिएक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन ही चाहिए। तो हमें मोस्ट सुटेबल कंडीशन यही सोचना है कि आपको रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही लेके जाना है जब तक कि वो स्पेसिफाई ना कर दे।
ठीक है। तो डेल्टा एन जी लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 के केसेस आपको पी और वॉल्यूम के रिलेशन देख के अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस वाले केस में क्या याद रखोगे, HPLV। क्लियर। तो ये सेकेंड वाला केस आया। फिर तीसरा केस आपका आ सकता है डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0। तो ये अब इसके लिए क्या सुटेबल होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे N2O4 और ट्वाइस NO2 ये है हमारे पास में। तो हमें पता है यहाँ पे कि ये वाली जो रिएक्शन है वो कौन सी वाली है, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन है। तो अब इसके लिए मैं QP, मुझे चाहिए क्या, QP के इक्विलिब्रियम से कम चाहिए। तो इसके लिए रिश्ता क्या होगा, अगर अपने एक्सप्रेशन लिखें NO2 स्क्वायर N2O4, तो वॉल्यूम किधर आ जाएगा, नीचे। सही है। हाँ हाँ, तो अब इस वाली रिएक्शन के लिए QP और वॉल्यूम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता आ जाएगा। तो मुझे QP को अगर कम करना है तो वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, अगर QP को कम करना है तो वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। प्रेशर का क्या हो जाएगा, QP और इस वाली रिएक्शन के लिए ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो QP कम करना है अगर, क्योंकि इसका उल्टा होगा, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को कम करना पड़ेगा। क्या, अगर मुझे इसे कम करना है तो प्रेशर को भी कम करना पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इस वाले केस के लिए मेरे पास में क्या कहानी आएगी, लो प्रेशर हाई वॉल्यूम। और जब डेल्टा एन जी लेस देन 0 है तो उसके लिए क्या कंडीशन आती है, HPLV। याद रहेगा। हाँ मैम। ठीक है। तो दो इफेक्ट हो गए हमारे, कौन कौन से, इफेक्ट ऑफ मोल और इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। दूसरा है हमारे पास में इफेक्ट, थर्ड वाला जो आपका होगा वो होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से क्या आपको रिएक्शन में फर्क पड़ने वाला है। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि आपकी जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या देखोगे आप इसके लिए, थर्मोडायनेमिक बिहेवियर हमें चेक करना पड़ता है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और यहाँ पे इसे डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी रिएक्शन की एनर्जी निकल रही है या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है रिएक्शन के टाइम पे, तो चेंज इन एंथैल्पी बोलते हैं इसे, चेंज इन एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी में अगर ये डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब आपका हीट एब्जॉर्ब होगा। हीट एब्जॉर्ब होगा मतलब रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है, मतलब उस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें टेम्परेचर देना पड़ रहा है। ठीक है। अगर आपके पास में डेल्टा एस लेस देन 0 है तो आपके लिए हीट क्या होगी, रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है ना। और हमें ये पता है कि के इक्विलिब्रियम इंक्रीज होगा रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर के इक्विलिब्रियम बढ़ता है ना, तो के इक्विलिब्रियम इंक्रीजेस, या ये जो के इक्विलिब्रियम है आपका वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जनरली आपकी रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती है। जैसे के इक्विलिब्रियम, क्यों ऐसा, आपके पास में ये प्रोडक्ट है, ये आपके पास, तो ये चीज कब पॉसिबल है कि अगर मैं बोलूं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मुझे बढ़ानी है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मुझे कम करनी है, मतलब प्रोडक्ट बनाना है मुझे, तो ये तो तभी पॉसिबल होगा ना कि जब मेरी रिएक्शन कहाँ जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। तो के इक्विलिब्रियम को इंक्रीज करेंगे अगर
तो आपकी रिएक्शन कहाँ जाती है? आपकी रिएक्शन जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। वैसे भी अपन ने देखा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाने के लिए मुझे Q कम होना चाहिए K इक्विलिब्रियम से, सही है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्सो है कि एंडो है? तो पहली बात बेटा कि एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा आपका। जैसे कि कोई भी एक्स रिएक्शन दे रखी है तो उस एक्स रिएक्शन के लिए अगर आपको रिएक्शन के बाहर इस तरह से लिखा हुआ कि डेल्टा एच पॉजिटिव है तो समझ जाना कि वो एंडोथर्मिक है। अगर आपके पास में डेल्टा एच नेगेटिव लिखा है तो समझ जाना कि वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। हाँ, अब फिर मैंने एक ये भी बताया था कि टेम्परेचर के साथ में वेरिएशन का एक फॉर्मूला बताया था, वेरिएशन ऑफ के इक्विलिब्रियम विद टेम्परेचर। और ये कहा था कि अभी लॉग को नहीं देखना, बस फॉर्मूला याद रखना, के इक्विलिब्रियम 2 अपॉन के इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये मैंने बताया था। हाँ। तो अब ये आपको सिर्फ ये समझना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमें कैसे पता चलेगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हमें कैसे पता चलेगी। तो पहला तो आपका ये है कि रिएक्शन में वो क्या देके रहेगा, डेल्टा एच की वैल्यू आपको लिखी हुई रहेगी। दूसरा कि सपोज नहीं आया, लिखा हुआ नहीं है, तो आप अगर किसी चीज को तोड़ रहे हो, मतलब डिसोसिएट कर रहे हो, तो तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो रिएक्शन क्या हो जाती है, एंडो। अगर डिसोसिएशन रिएक्शन है, जैसे कि आपका PCl5 डिसोसिएट होता है आपका PCl3 प्लस Cl2 में, तो आपने यहाँ पे क्या करा है, आपने यहाँ पे PCl5 को डिसोसिएट करा है, तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्लियर? ठीक है। अब अगर आपके पास में किसी का फॉर्मेशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है, तो एसोसिएशन रिएक्शन हो रहा है मतलब किसी चीज का फॉर्म, बॉन्ड बन रहा है किसी के बीच में। तो जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो आपकी एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होगी मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है। तो अब देखो कि अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है मतलब मुझे उस रिएक्शन को करवाने के लिए टेम्परेचर देना पड़ता है, तो इस टाइप के रिएक्शन के लिए अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं तो ये तो उसके लिए सुटेबल नहीं होगा ना। तो जो एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होगी, तो एंडोथर्मिक टाइप रिएक्शन के लिए मुझे क्या चाहिएगा, हाई टेम्परेचर चाहिएगा, है ना। किसके लिए, फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आपसे कोई ऐसा दे दे कि ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी, इसके लिए मुझे लो टेम्परेचर चाहिए या हाई टेम्परेचर चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आप इसके लिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। समझ गए? हाँ, अगर आपसे कोई बोले कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आपका टेम्परेचर कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और हीट रिलीज हो रही है तो फिर अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो और मतलब क्या हो जाएगा उसके लिए, वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना जाते हुए बैकवर्ड डायरेक्शन की ओर जाने लग जाएगी। इसलिए एंडोथर्मिक के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, हाई टेम्परेचर, और एक्सोथर्मिक के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, लो टेम्परेचर। जैसे अभी मैंने N2 प्लस थ्राइस H2 ये मिला के मैंने अमोनिया का फॉर्मेशन किया, तो अब फॉर्मेशन हो रही है, तो इस टाइप की रिएक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए था, हाई प्रेशर तो चाहिए था। अगर टेम्परेचर पूछ ले तो फिर हम क्या बोलेंगे, लो टेम्परेचर, है ना। अरे आई बात समझ में? तो ये चीजें ध्यान रखना है। तो जनरली आपको डेल्टा एच के फॉर्म में है तो नेगेटिव पॉजिटिव देगा, या फिर आपको नहीं दिया है तो फिर ध्यान रख लेना है कि एसोसिएशन हो रहा है या
डिसोसिएशन हो रहा है उसके बिहाफ पे हम बात कर लेंगे। अब जैसे क्वेश्चन है, फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, के इक्विलिब्रियम आपका है 2 × 10⁻⁻, चल रही थी अपने, फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन, RR लिख दिया मैंने, एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, के इक्विलिब्रियम इज 2 × 10⁻³ and at temperature 127 डिग्री सेल्सियस, के इक्विलिब्रियम हो जाता है 4 × 10⁻⁵ मोलर। तो बताइए ये कौन से टाइप की रिएक्शन है? एक्सो है, एंडो है, किस टाइप की ये रिएक्शन है? के इक्विलिब्रियम कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। अगर के इक्विलिब्रियम कम हो रहा है तो रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना? तो बैकवर्ड डायरेक्शन तो मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, मुझे कहाँ लेके जाना है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो ये हम रिएक्शन टेम्परेचर कम किसके लिए सुटेबल हुआ करता है? एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन के लिए। आई बात समझ में? एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर बेस्ट सुटेबल एट लो टेम्परेचर। लेकिन अभी भी बता रही हूं कि हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। उसने अभी कुछ बोला नहीं है। के इक्विलिब्रियम कम हुआ तो बट ऑब्वियस है कि अब हम के इक्विलिब्रियम ज्यादा होने पर क्या बोलते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो अभी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। लेकिन अगर मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही लेके जाना है रिएक्शन को, तो मुझे टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? फिर से कम करना पड़ेगा। और अगर टेम्परेचर कम करना पड़ रहा है, इसका मतलब वो रिएक्शन कौन से टाइप की हो गई? आपकी एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन हो गई। क्लियर? तो ये टेम्परेचर की कहानी थी। फोर्थ है हमारा इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। यहाँ पे इनर्ट मटेरियल से क्या मतलब है? इनर्ट मटेरियल से मतलब है कि ऐसा कोई सब्सटेंस आपने ऐड कर दिया जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ऐसा एज्यूम करना है अपने को कि टी कांस्टेंट है पहले तो, है ना? तो टी कांस्टेंट पर आप एज्यूम करो ये, और इसको चाहे तो आप माइंड में रखें कि इनर्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है कि सब्सटेंस विच does not react with reactant, ना ही तो वो रिएक्टेंट के साथ में और ना ही वो प्रोडक्ट के साथ में रिएक्शन करे, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं क्या? इनर्ट मटेरियल। कभी कभी ये भी हो जाता है कि वो मटेरियल इनर्ट नहीं होता है तो अपनी एक अलग कहानी बनाता है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे इनर्ट मटेरियल हम ऐड कर रहे हैं। अब अगर आपने इनर्ट मटेरियल ऐड करा है तो मोल्स बढ़ेंगे, रिएक्शन नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन आपने कुछ ऐड करा है तो मोल्स तो बढ़ेंगे ना, टोटल मोल्स तो। अरे हाँ या ना बोलो।
अरे आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर रहे हो तो ऑन एडिशन, अगर आपने कोई इनर्ट मटेरियल ऐड करा है तो ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल टोटल मोल्स तो इंक्रीज होंगे। अगर टोटल मोल्स इंक्रीज हुए तो हो सकता है कि आपका प्रेशर बढ़े या हो सकता है कि वॉल्यूम बढ़े, हाँ या ना। जैसे कि अपन देख चुके हैं मोल्स में डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है तो प्रेशर और वॉल्यूम का क्या फर्क पड़ता है। तो जब भी आपको इनर्ट मटेरियल की बात की जाती है तो देखना पड़ेगा कि वो किस की बात कर रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात की जा रही है या कांस्टेंट प्रेशर पर बात की जा रही है, आप किस कंडीशन में ऐड कर रहे हो इनर्ट मटेरियल को। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कंडीशन है कि कांस्टेंट प्रेशर है या कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये आपको देखना पड़ेगा कि इनर्ट मटेरियल ऐड तो कर रहे हो लेकिन किस कंडीशन में ऐड कर रहे हो। ठीक है। इसका मतलब क्या कि आपको चेक करना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या हो सकती है, डेल्टा एन जी 0 हो सकता है, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 या डेल्टा एन जी लेस देन 0 हो सकता है। सही है। अगर मेरे पास में कांस्टेंट वॉल्यूम आया, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम आ रहा है तो याद रखें कि ऑन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम, या फिर आप इसे ऐसे लिखें, नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर एनी टाइप ऑफ रिएक्शन। कोई सी भी टाइप की रिएक्शन हो, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, नो चेंज इन कंसंट्रेशन और मोल्स और पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रेशर, सॉरी प्रोडक्ट। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि किस कंडीशन पे किया जा रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम बोल दिया उसने, आप कुछ भी मिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। अगर आपके पास में कांस्टेंट प्रेशर है तो डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। अगेन डेल्टा एन जी 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ये कंडीशन होगी, है ना। तो इनट मटेरियल ऐड करा आपने और डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है तो यहां से तो इक्विलिब्रियम आपका कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। इस वाली कंडीशन में आपकी रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में और इस कंडीशन में रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि N2O4 ट्वाइस NO2 है, Kc एंड Kp फिक्स है, तो QC क्या आएगा यहाँ पे, मोल्स और कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन मोल्स ऑफ N2O4, तो यहाँ पे 1/V होगा। QP क्या आएगा यहाँ पे, अपॉन N4 इंटू P टोटल अपॉन मोल्स टोटल। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर QC चेंज ही नहीं होगा। QC is not changing, but कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर QC क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। QC कम हुआ मतलब QC इज लेस देन KC,
तो अगर Kc बढ़ गया तो रिएक्शन कहाँ जानी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ये कहानी आती है आपकी, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे, Qp डिक्रीज होगा, Qp और Kp में यहाँ पे ये रिलेशन आ जाएगा जब आपने कोई इनर्ट मटेरियल ऐड किया है तब। ठीक है, हाँ अब देखो कि अगर मेरे पास में ये बोलता है N2O4 है, ट्वाइस NO2 है, इनर्ट मटेरियल is added at constant pressure, क्या क्या होने वाला है, moles of NO2 will increase, ऑप्शन बी कहता है moles of N2O4 will decrease, ऑप्शन सी कहता है can we call you back later, can you call you back later after 7 o'clock, yeah tomorrow morning but before 10 o'clock, okay thank you. Concentration of NO2 will decreases, concentration of N2O4 decreases, क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, मोर देन वन करेक्ट आंसर हो सकता है, सोचो जरा। concentration of NO2 अरे P कांस्टेंट है बट वॉल्यूम तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम का भी तो रिलेशन देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है, तो जब प्रेशर कांस्टेंट था तो क्यूसी क्या होगा, कम हो रहा था। ठीक है, तो क्यूसी को कम करने के लिए, क्यूसी को कम करना है तो क्यूसी कम होगा तो अब देखो ना यहाँ पे क्या आ रहा था अपना NO2 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आता है N2O4, तो इंटू 1/V, मुझे इसे कम चाहिए तो इसे बढ़ाना होगा ना, और वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा मतलब कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, समझ गए, तो सभी की कंसंट्रेशन कम होगी फिर, तो concentration of NO2 will decreases, concentration of N2O4 also decreases और moles of NO2 will increases। तो A C D तीन आंसर होंगे हमारे।
नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। कभी कभी पूछा जा सकता है कि कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो कैटलिस्ट ऐड करने पर कोई इफेक्ट नहीं होता है ना, कैटलिस्ट ऐड होने पर नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। क्लियर? तो आपको कुल मिला के ये एलसीपी में क्या याद रखना है, ली चिटरली प्रिंसिपल में, कि अगर आपने मोल्स इंक्रीज कर रहे हो, मतलब मोल चेंज कर रहे हो, तो मोल चेंज है तो फिर आप चेक करो कि रिएक्टेंट साइड चेंज हुआ है या प्रोडक्ट साइड चेंज हुआ है ना। अगर हम चेंज कर रहे हैं प्रेशर या वॉल्यूम, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि डेल्टा एनजी क्या है। अगर डेल्टा एनजी 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, डेल्टा एनजी आपका लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में आपको क्या बताया था, एचपीएलवी याद रखना है, और इस केस में आपको एलपीएचवी याद रखना है। अगर टेम्परेचर की बात आती है तो टेम्परेचर में हमें क्या देखना पड़ता है, डेल्टा एस, मतलब ये एक्सो है या एंडो है, ये चेक करना पड़ता है। और इनर्ट मटेरियल पे क्या है, इनर्ट मटेरियल ऐड कर रहे हो तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई चेंजेस नहीं है, नो चेंज, है ना। लेकिन अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर लिया है तो फिर आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा डेल्टा एनजी इज ग्रेटर देन 0 है या डेल्टा एनजी 0 है या लेस देन 0 है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये चीज आई तो फॉरवर्ड, ये चीज आई तो बैकवर्ड। क्लियर? तो ये एलसीपी की कहानी थी। अब एलसीपी पे कल है ना, हम सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा जो टेस्ट का आ रहा है संडे को, उस पे हमें थोड़ी और वो आ जाए। कल का टाइम बता दूंगी मैं, क्या टाइमिंग रहता है।